तुम जैसे लोगों का मुखौटा उतर गया है और पूरा देश जानता है कि तुम जैसे लोग मुसलमानों के मुनाफिक हो। अरे भाई, तो कैसे जाहिल किस्म के आदमी हैं आप? जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं आप लोग या बाकी मीडिया के लोग, जो सांप्रदायिक मानसिकता का अपना परिचय दे रहे हैं, हम अल अहबाब है। अल अहबाब को आप तबलीगी जमात से कैसे जोड़ रहे हैं? वो कौन सा ऐसा आधार है जिसका आधार पर आप जोड़ रहे हैं? पूछ रहा हूं। मैं हूं यासर मलिक, आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जिस बात पर इतनी हाय तौबा यहाँ मची हुई है, पूरी आपने डिबेट चला रखी है, उस ट्वीट को जरा आप दोबारा पढ़ेंगे प्लीज। और दूसरी बात ये, उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं तबलीगी जमात का प्रवक्ता हूँ और प्रवक्ता की हैसियत से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए। जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं आप लोग या बाकी मीडिया के लोग, जो सांप्रदायिक मानसिकता का अपना परिचय दे रहे हैं, मैं उनके से ये आग्रह करना चाहता हूँ, जो ट्वीट में लिखा है अंग्रेजी में, वो ये लिखा है कि वहां पर एक ग्रुप है जिसका नाम अल अहबाब है, जो तबलीग यानी प्रोपेगेंडा का काम करता है, प्रोपेगेट करता है और दावे का काम करता है, उसको बैन किया है उन्होंने। उसको तबलीगी जमात से मत जोड़ दीजिए। ये जो अल अहबाब है, आपने भी गूगल कर लिया होगा, बिल्कुल 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 आपकी बात को मैं जो वहां पे काम कर रहा है। सुनिए अमीर जेबगुन जी, सुन लीजिए। जी, सुन रहा हूं मैं। क्लैरिफाई तो कर दूं ना, आप अपनी जो बहस है वो करते रहिएगा। ये साउथ अफ्रीका का ग्रुप है अल अहबाब, जिसका एक टेलीविजन चैनल भी है, अल अहबाब टीवी। आपको गूगल पे सब इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। जो दावा का काम करता है और जो तबलीग का काम करता है, उसको बैन किया है सऊदी अरब ने। तबलीगी जमात को बैन नहीं किया है। ये तबलीगी जमात के प्रवक्ता के हैसियत से मैं आपसे बात कर रहा हूं, खिताब कर रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन यहां पर इस ट्वीट में से चूंकि एक वर्ड लिखा हुआ तबलीग, जिसका मतलब होता है प्रोपगेशन यानी प्रचार प्रसार, आप लोगों ने उसको ले लिया वहां से, सब तबलीगी जमात को बैन कर दिया गया। और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे मुसलमान भी उस झांसे में आ गए, उस चाल में आ गए और वो डिफेंड करने लगे। बहुत सारे मुसलमान नहीं, वही सांप्रदायिक मीडिया है। आपकी बात को मैंने मान लिया। कोरोना वायरस का भी धर्मांतरण कर दिया था, उसको भी इस्लाम से जोड़ दिया था। एक सेकंड अल हबाब की जो आप बात कर रहे हैं वो तो उनके एक ट्वीट में लिखा है, लेकिन तबलीगी और तबलीग उनके 2 ट्वीट्स में लिखा है। आपकी जानकारी के लिए आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं। तो ये जमात उलेमा हिंद भी उन्हीं के, ये भी प्रोपेगेंडा में आ गए। ये भारत के मौलाना भी इसी प्रोपेगेंडा में आ गए, ये विरोध कर रहे हैं। मदनी साहब भी इसी प्रोपेगेंडा में आ गए कि एक अफ्रीकी गुरु ग्रुप के लिए भारत का जमात उलेमा हिंद चिट्ठी लिख रहा है, जारी कर रहा है। मुझे एक ट्वीट दिखा दिया जिसमें तबलीगी जमात के बारे में बात कही गई हो। इतनी तो अंग्रेजी आती है ना। उसमें कहा गया एक ग्रुप जिसका नाम अल अहबाब है। अल अहबाब को आप तबलीगी जमात से कैसे जोड़ रहे हैं? वो कौन सा ऐसा आधार है जिसका आधार पर आप जोड़ रहे हैं? मैं तो पूछ रहा हूं, ये जमात की अंग्रेजी कमजोर है क्या? जमीयत की अंग्रेजी कमजोर है क्या? तबलीगी जमात चूंकि कोई भी तबलीगी जमात कोर्ट की, तो ये जमीयत की अंग्रेजी कमजोर है क्या? जानते हैं, क्योंकि बहुत सीधे लोग हैं, वो सज्जन लोग हैं, तो आप कुछ भी चला देंगे। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं जमीयत उलेमा हिंद की गलती है। आप लोगों ने माफिया मांगी है, पिछली मरतबा भी आप लोगों ने माफिया मांगी है। ये जमात उलेमा हिंद की गलती है जिसने ये चिट्ठी लिखी है। इस चीज को मत भूलिए। ये जमात उलेमा हिंद की गलती है, इसका मतलब जमात उलेमा हिंद से जाकर के वो पूछे, जमात उलेमा हिंद से जाकर के। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, देवबंद भी गलत है, देवबंद भी गलत है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे ना, के खिलाफ प्रतिबंध है। क्यों आप नहीं सुनते इस बात को? क्यों आप? अरे आपके गुस्सा करने से मैं कोई सऊदी अरब का देश थोड़ी हूं, मैं सऊदी अरब का मंत्री थोड़ी हूं कि मैं उस बैन को हटा दूंगा। आपको नाराज होना है तो जमात उलेमा हिंद पे नाराज होइए, आपको नाराज होना है तो आप उन मौलानों पे नाराज होइए जो हाय तो मचा रखी है। तो पढ़ेंगे ना सर, उस बयान को आप ढंग से तो पढ़ेंगे ना। अच्छा, में क्या लिखा हुआ है पढ़िए दोबारा से उसको। मैंने अच्छा हमने तो जमीयत की बाइट भी चलाई है, मैं आपको भी सुना देता हूं। हमने तो जमीयत की बाइट भी चलाई है, हमने तो मदनी साहब की बाइट भी चलाई है। ठीक है, ओके। तारिक फतेह आपकी जो बाइट बना रहे हो ना, आप फर्जी बाइट बना रहे हो। आप इनको ये बता रहे हो कि ऐसा हो गया है। अच्छा, हम सब काम फर्जी कर रहे हैं, सिर्फ आप ही बात बढ़िया कर रहे हैं। आपने सऊदी एम्बेसी से पूछा। ठीक है, ओके। तारिक फतेह कुछ कहना चाहते हैं? तारिक फतेह कुछ कहना चाहते हैं? क्या वो तबलीगी जमात इंडिया वाली है? तारिक फतेह, आपने नहीं पूछा इस चीज को। अरे तो आप बताएंगे क्या पूछ रहा है क्या? आप बताएंगे किसी से क्या पूछ रहा है क्या? नहीं, मैं बड़ा हैरान हूं आज कि जिस सऊदी अरब जैसे इस्लामी मुल्क, जिसको आप कहते थे कि बड़ा क्रूर है भाई, महिलाओं पे जुल्म करता है, शरीयत के चलाता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, राजा अपनी मनमानी करता है, आज सऊदी अरब आपके लिए हीरो हो गया और भारत के रहने वाले उलमा इकराम आपके लिए कट्टरपंथी हो गए।
वो जमीयत उलमा हिंद जिनका इतिहास रहा है भारत के आज़ादी के आंदोलन में, वो कट्टरपंथी हो गए और सऊदी अरब आपके लिए हीरो हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, जिस तबलीग जमात का काम भारत से शुरुआत हुई और रिफॉर्म एक मूवमेंट के तौर पर हुई, 100 साल हो गए इस काम को, और सरकार की नाक के अंडर दिल्ली पुलिस की निगरानी में ये हमेशा रहा है और कई एजेंसियों ने इसकी जांच की, कभी ऐसी बात नहीं। इवन कि मुझे लगता है तो इस कुछ पूरे बोल नहीं रहा राष्ट्रीय इसके पतन में ऊपर इसको चर्चा ना। में मैं लाने का मकसद ये है। सऊदी अरब को हीरो बोल रहा हूं ना तबलीग को मैं जीरो बोल रहा हूं। मैं तो खबर को बता रहा हूं कि तबलीगी जमात को, तबलीग को सऊदी अरब ने बैन कर दिया है। आप कहते हैं यहां रोहिंग्या को भी बसा लो। कुल मिलाकर जो नैरेटिव आप चलाते थे कि भारत के अंदर मुसलमान सबसे असुरक्षित है, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तबलीग से असुरक्षित है। पॉइंट ये है, अंडरस्टैंड द पॉइंट भाई। यू आर लर्नेड मैन। मैं समझ रहा हूं। देखिए, अगर कभी भी कंपैरिजन आप सऊदी अरबिया और भारत का करेंगे तो यकीनन भारत का मुल्क जो मेरे लिए सबसे अजीज और अहम है, मेरी मादरे वतन है, वो सबसे आगे होगा। सऊदी अरब हमारे लिए विदेशी मुल्क है। मैं तो भारतीय हूं ना। हम भारत के संविधान की बात करेंगे, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट, यहाँ के फेडरल स्ट्रक्चर, यहाँ के डेमोक्रेसी की बात करेंगे। और भारत का ये संविधान जब कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने, जब मैं समझता हूं कि जब कोरोना का मामला आया, इसी भारत के संविधान से, इसी भारत के संविधान से जब देश का प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट बनाता है, उसके बाद आप क्या बयान देते हैं? इसी भारत के अंदर। लेकिन चॉइस आपकी है। कभी आपको सऊदी अरब सूट करेगा, कभी आपको भारत सूट करेगा, लेकिन चॉइस आपकी रहेगी। नहीं, ये कौन बनेगा? करोड़पति तो है नहीं। आपको सऊदी अरब सूट कर रहा है तो आप भारत के लोगों को कटघरे में खड़ा करें। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, मुझे 30 सेकंड में, मैं तो भारत में, मेरी तो जन्मी भारत है, मेरा तो मरना भारत के अंदर है। मैं तो भारत के अलावा जाऊंगा तो हमारी भी मेरे लिए तो कोई मुल्क ही नहीं बना। मेरे लिए तो कोई मुल्क ही नहीं बना जिसमें मैं जा सकता हूं। मुझे कोई लेगा, भारत ही लेगा सिर्फ, और भारत में ही रहूंगा। हमारी भी पैदाइश भारत की है और इंशाल्लाह मौत भी भारत में होगी, इसी मिट्टी में दफन होंगे। आज मतलब आपको भी पता लग रहा है कि भारत में कितनी, हमारे पूर्वज हिंदुस्तान के थे तो कहो हमारे पूर्वज हिंदू थे? बोलो, जवाब दो इस बात का। अरे भाई, तो कैसे जाहिल किस्म के आदमी हैं आप? किस भारतीय ने कभी कहा है कि उनका पूर्वज अरब से था? हे अजमी है। अजमी और अरबी में बहुत फर्क है, और हम अजम के लोग हैं, इसी मुल्क में पैदा हुए, और यहीं के उलमा इकराम और औलिया इकराम ने जो है दीन को तबलीग की है। क्या पता है आपको? पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे? तो आए ना। आपके पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे? अरे भाई, हिंदू थे, ये क्या थे? लेकिन अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा, और वो शुक्रगुजार हैं कि वो ईमान पे मरे, और वो बगैर ईमान की दुनिया से नहीं गए। उनको हिदायतें मिली। पूर्वज थे या नहीं थे? और सुन लो, कृष्ण आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। उनको इस मुल्क राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? दीन के रास्ते पर लाया। राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? भाई, राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। अरे भाई, इस मुल्क में जो रहा है वो इस मुल्क के इतिहास के साथ जुड़ा है। इस मुल्क के इतिहास के साथ जुड़ा है। आपके कोई भी भारत का मुसलमान अपने आप को अरबी नहीं कहता है। आप जैसे बेवकूफ लोग जो सरकार की दलाली करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, वो मुसलमानों पे उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं, और आप जैसे लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। ये बताइए, आप जैसे लोगों को राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। आपके नबी हैं या नहीं है? राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। आपके नबी हैं या नहीं है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी हैं या नहीं है? बताइए। वो मेरे नबी हैं, लेकिन राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। नहीं मानते? राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी थे या नहीं थे? पूर्वज तो हिंदुस्तान अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सऊदी अरब में हुई है, तो क्या तुम उनको नबी नहीं मानोगे? आप अपने को अरबी मानते हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब में पैदा हुए, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी नहीं है? और अगर तुम हुजूर को नबी नहीं मानते हो तो तुम मुसलमान नहीं हो। अगर तुम हुजूर को नबी नहीं मानते, नहीं, पर देखिए सऊदी में पैदा हुए तो तुम मुसलमान ही नहीं हो। देखिए नाम रिजवान अहमद क्यों लिखते हो भाई साहब? कुछ और चेंज कर लो।
अरे तुम जैसे लोगों का मुखौटा उतर गया है और पूरा देश जानता है कि तुम जैसे लोग मुसलमानों के मुनाफिक हो, उबय बिन खल्फ हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिकीन थे। देखिए ठीक है, क्योंकि आपका सवाल अब सऊदी को उसमें लेके आ रहा है। मेरा पहले से सवाल सऊदी पे था। पर्सपेक्टिव के अंदर मैं ये समझ रहा हूं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में मैं ये समझ रहा हूं अमीश भाई कि ये सऊदी की तरफ से एक फेस सेविंग एक्सरसाइज है। पिछले कई सालों में तबलीगी जमात ने सऊदी गवर्नमेंट को कई घेरों में लेकर एक्सपोज किया है। उनके जो यूएस के साथ में संबंध हैं टेररिज्म को लेकर, इस्राइल के साथ में जो नए संबंध बन रहे हैं सऊदी के साथ में, उसको तबलीगी जमात ने एक्सपोज किया। उसके एवज में एक फेस सेविंग एक्सरसाइज लेते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने तो इस तरह से पैर लगा के यूएस के सामने इस्लामिक सबसे बड़े इस्लामिक देश ने एक गैर इस्लामिक फैसला लिया क्रिश्चियन मुल्क अमेरिका के दबाव में, ये आप कह रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। जी बिल्कुल। कहां से ले आते हैं सर लोग? अब अगर मुझे कंप्लीट करने दिया जाए तो आपके- अमीर भाई अच्छा है, ये नई वरना कहानी मेरे बता बैठने रहे का हैं कोई मतलब नहीं है। जनाब नई कहानी बता रहे, बताइए बताइए, आप विदेश मामलों के भी जानकार हैं। मैं विदेश मामलों का जानकार नहीं हूं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट रहा हूं बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। आई रिस्पेक्ट दैट। अब अगर आप सुनने की हिम्मत रखते हैं और आपके पैनलिस्ट सीरियसली इस चीज को समझने की कोशिश करें बगैर अपनी शैतानी हंसी के, तो मैं आगे बढ़ूं, वरना मैं डिबेट छोड़ सकता हूं। नहीं आप अपने वक्तव्य को रखिए, डिबेट छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। अब कोई मुस्कुरा रहा है, मैं किसी की जी, मुस्कुराहट तो धन्यवाद। नहीं छीन सकता। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो आपने कहानी अभी सुनाई है, इसके पीछे फैक्ट्स क्या है कि क्यों आपको लगता है कि अमेरिका के दबाव में एक सबसे बड़ा इस्लामिक देश आ गया? बहुत अच्छा आपने फैक्ट्स का सवाल किया अमीश भाई। प्लीज। फैक्ट्स का अगर आपको जवाब चाहिए तो आप कोई इंडियन नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं, अमेरिकन राइटर्स को आप पढ़ लीजिए। कोल्ड वॉर पीरियड के अंदर अमेरिका ने रशिया को नीचा दिखाने के लिए, उसको हराने के लिए टेररिज्म का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों का किस तरह से इस्तेमाल किया, वो आपको बखूबी अमेरिकन खुद बिल्कुल आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं। जनाब अली ये भी बता दीजिए वो कोल्ड वॉर का पीरियड क्या था? ये बताना है जनाब अली ये भी बता दीजिए कि वो कोल्ड वॉर का पीरियड क्या था? जनाब अली वो कोल्ड वॉर का पीरियड क्या था? जी रिपीट करिए, मैं सुन नहीं पाया आपके सवाल। आपने बोला ना कोल्ड वॉर का पीरियड क्या था? 10 सेकंड में बताइए सर। कोल्ड वॉर का पीरियड 1980 से आप स्टार्ट कर लीजिए। तो अब क्यों हुआ 2021 में, क्यों हुआ ये बैन? हाँ वही तो मैं, अब इसराइल के साथ नए रिलेशंस बन रहे हैं ना, ये जियो पॉलिटिकल कंपल्जन है सऊदी के लिए। अच्छा, अब तक के सऊदी ने इसराइल को अगर किसी भी भाई बहन के पेशाब में कैल्शियम आता है, प्रोटीन आता है, रात को नाइट फेल वगैरह हो जाता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, हाथ पैरों में चटर पटर की आवाज़ आती है, भूख नहीं लगती है, बाल सफ़ेद होते चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके की परेशानियां आपको पेशाब में कैल्शियम आने से हो रही हैं, धात की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो 1 महीने की दवाई हम लोग देते हैं, वो जड़ से 1 महीने में वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। दवा मंगाने के लिए नंबर आपके सामने, इन नंबरों पर आप कॉल भी कर सकते हैं और इन नंबरों पर आप अपना एड्रेस व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर भी जाके आप अपना एड्रेस सेंड कर सकते हैं, ऑर्डर को भी बुक कर सकते हैं। 1150 रुपये की दवा 1 महीने की आपको मिलती है। तो जल्दी से इस नंबर पर कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कराइएगा और धात की प्रॉब्लम यानी धात की बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए ख़त्म करिएगा। तो अभी ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा।